जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। एक महिला है जो मानव तस्करी का शिकार हो जाती है। उसे बहुत बड़े धोखे से समंदर पार एक बिल्कुल अजनबी देश में बेच दिया जाता है। और और वहां वो एक बेहद क्रूर अंग्रेज अफसर से टकराती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए वो उस अफसर को घुटनों पर ला देती है। क्या बात है। हाँ, और ये सब वो करती है सिर्फ उस आदमी को बचाने के लिए जिससे वो बेहद प्यार करती है। लेकिन अंत क्या होता है? वो आदमी जिसकी जान उसने बचाई थी, अपना एहसान मानने के बजाय उसी महिला के चरित्र पर लांछन लगा देता है। सिर्फ अपने उस खोखले पुरुषवादी अहंकार की वजह से। एकदम सही। और अगर कोई सोचे कि ये आज की किसी मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्रिलर फिल्म की कहानी है, तो नहीं, ये एक 100 साल पहले लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में, या कहें इस डीप डाइव में, हम इसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई के पन्नों को पलटने वाले हैं। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में ऐतिहासिक यथार्थवाद पर लिखे गए शोध पत्र, दलित विमर्श पर कुछ बेहद अहम लेख और उनके प्रसिद्ध कहानी शूद्रा का पूरा वृत्तांत है। हाँ, और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य आज सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। जो लोग समाज के इतिहास, इंसानी मनोविज्ञान या फिर साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं ना, उनके लिए ये चर्चा आज एक टाइम मशीन की तरह काम करेगी। बिल्कुल। यह हमें दिखाएगी कि कैसे 1920 और 30 के दशक के औपनिवेशिक भारत में जातिवाद, स्त्री शोषण और ब्रिटिश नीतियां, ये तीनों एक साथ मिलकर समाज के हाशिए पर खड़े इंसान को कुचल रहे थे। प्रेमचंद की कलम उस दौर का एकदम सटीक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड पेश करती है। ये फोटोग्राफिक रिकॉर्ड वाला शब्द ना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब जब मैं ये सारे स्रोत पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि प्रेमचंद केवल एक कथाकार या कहानीकार नहीं थे। वो मुझे अपने समय के किसी सोशल रिपोर्टर या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आज हम डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखते हैं ना, जहाँ कोई हिडन कैमरा लेकर समाज का काला सच बाहर लाता है, वैसे ही उस दौर में प्रेमचंद अपनी कहानियों से कर रहे थे। स्रोतों से पता चलता है कि वो जमाना और हंस जैसी पत्रिकाओं में लिखते थे और रूसी क्रांति से लेकर गांधी जी के विचारों तक से बहुत गहरे प्रभावित थे। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए अगर हम आलोचक रामदास गौड़ के विश्लेषण को देखें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से माना है कि प्रेमचंद की कहानियां किसानों, गरीबों और दलितों के जीवन का एकदम सटीक चित्रण है। अच्छा जी, इसे ही साहित्य में ऐतिहासिक यथार्थवाद या हिस्टोरिकल रियलिज्म कहा जाता है। मतलब प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं, घास वाली, कफन और हमारी आज की कहानी शूद्रा के माध्यम से समाज के उन वर्गों को नायक बनाया, विशेषकर दलितों, महिलाओं और किसानों को, जिन्हें तब तक साहित्य में जगह ही नहीं मिलती थी। सही बात है। उससे पहले तो बस राजा महाराजाओं या उच्च वर्ग के ही किस्से होते थे। बिल्कुल। प्रेमचंद ने उन लोगों को आवाज दी जिनकी चीखें हमेशा से खामोश थीं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मतलब अगर उनकी कहानियां इतनी यथार्थवादी थीं, इतनी रियल थीं, तो क्या वो केवल निराशा ही दिखाती थी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर कोई लगातार सिर्फ गरीबी, जुल्म और लाचारी दिखा रहा है, तो वो एक तरह का ट्रॉमा पॉर्न लगने लगता है। क्या उनके बनाए गए पात्र केवल पीड़ित थे जो बस जुल्म सहते रहते थे? नहीं, स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऐसा नहीं था। प्रेमचंद अपने पात्रों को संघर्षशील और विद्रोही भी दिखाते थे। अच्छा, वो लड़ते भी थे? बिल्कुल। आप घास वाली कहानी की मुलिया को देख लीजिए, या फिर जिस शूद्रा कहानी की हम आज बात कर रहे हैं उसकी नायिका गौरा को देखिए। वो केवल कोई बेचारी पीड़ित नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी होने वाली महिलाएं थीं। तो फिर चलिए सीधे शूद्रा की उस दुनिया में चलते हैं। जी। शुरुआत में ही हमें 1920 के दशक के एक गांव के पृष्ठभूमि दिखती है। हाँ। वहां गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा माँ गंगा और उसकी कुंवारी बेटी गौरा रहती हैं। अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। वो पत्तियां बटोरकर और गांव का भाड़ झोंककर आराम से अपना जीवन चला रही हैं। मतलब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। और आप देखिए कि यही बात गांव वालों को सबसे ज्यादा खटकती है। हाँ, वही तो। चूंकि वे किसी पर निर्भर नहीं थी, किसी से कुछ मांगती नहीं थी, इसलिए पूरे गांव को इन पर शक था कि जरूर इनके जीवन में कोई रहस्य है। एक आत्मनिर्भर महिला
जो बिना पुरुष के संरक्षण के जी रही हो, वो समाज की नज़र में हमेशा संदेह के घेरे में ही रहती है। बाप रे, कितना कितना डरावना मनोविज्ञान है। हाँ, मतलब अगर आप खुद कमा रहे हैं तो लोग आपके चरित्र पे शक करने लगेंगे। बिल्कुल। और इसी बेबुनियाद शक की वजह से कोई भी गौरा से शादी करने को तैयार नहीं था बिरादरी में। बिल्कुल। और इसी सामाजिक घुटन के बीच कहानी में मंगरू का आना होता है। हाँ, मंगरू, वो एक परदेसी युवक है, कहार जाति का। वो वहां आता है, गौरा की सादगी और सुंदरता से प्रभावित होता है, बाकायदा सगाई करता है और उनके साथ रहने भी लगता है। हम्म। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर कहानी अचानक पलट जाती है। मंगरू, जो गौरा को इतना पसंद करता था, वो एक दिन उसे आधी रात को सोता हुआ छोड़कर भाग जाता है। मतलब मुझे पढ़ते हुए इतनी हैरानी हुई कि वो रातों रात क्यों भाग गया। यहाँ हमें उन कड़ियों को जोड़ना होगा जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। मंगरू का भागना केवल एक व्यक्तिगत धोखा नहीं था। तो फिर क्या था? दरअसल जब मंगरू अपनी बहन के घर जाता है तो उसका बहनोई उसके साथ खाना खाने से ही मना कर देता है। वो गौरा को हरजाई यानी चरित्रहीन कहता है और मंगरू से कहता है कि उसने बिना बिरादरी की इजाजत के सगाई कैसे कर ली। ओ, तो बिरादरी का डर था। बिल्कुल। बहनोई साफ कह देता है कि वो मंगरू के लिए अपनी बिरादरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। पंचायत और बिरादरी का खौफ उस वक्त इंसान के व्यक्तिगत प्रेम पर बहुत भारी पड़ जाता था। ये उस दौर की सामाजिक जकड़न का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब इंसान उस सिस्टम के आगे बिल्कुल बेबस था। एकदम बेबस। मंगरू का फैसला उसका अपना नहीं था, वो बिरादरी का दबाव था। हम्म। और इसके बाद गौरा की जो हालत होती है ना, मतलब वो सालों तक उसका इंतजार करती है। वो खुद को विवाहिता मान चुकी है और फिर एक नया धोखा उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ है। वो ब्राह्मण गौरा को झूठ बोलकर, झांसा देकर कलकत्ता ले जाता है कि मंगरू ने उसे वहां बुलाया है। मुझे तो ये किरदार बहुत ही खौफनाक लगा। बिल्कुल। और आप देखिए कि ये बूढ़ा ब्राह्मण केवल एक व्यक्ति नहीं है। हम्म। ये उस पूरी व्यवस्था का प्रतीक है जो गरीबों और असहायों की भावनाओं का फायदा उठाती थी। वो उन्हें मिर्च यानी मॉरिशस में मजदूरी के लिए बेच देते थे। ये औपनिवेशिक मानव तस्करी का एक बहुत ही सोची समझी साजिश वाला मॉडल था। सही कहा। और मुझे स्रोतों से पढ़ा हुआ वो दर्दनाक हिस्सा याद आ रहा है, जब गौरा जहाज पर होती है, वहां उसे एक और अभागिनी स्त्री मिलती है। हाँ, वो विधवा स्त्री। बिल्कुल। वो कोई गरीब नहीं थी, बल्कि एक बड़े घर की अमीर विधवा थी। और उसे भी उसी बूढ़े ब्राह्मण ने ठगा था। कैसे? ये कहकर कि वो अपने तंत्र मंत्र से उसे उसके मरे हुए पति के दर्शन कराएगा। मतलब आस्था और प्रेम दोनों को ही यहाँ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। यही तो इस सिस्टम की सबसे डरावनी बात थी। कैसी एक ब्राह्मण जो सन्यासी के भेष में है, वो लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें धोखा दे रहा था। वो असल में ब्रिटिश प्लांटेशंस के लिए मजदूरों की सप्लाई का काम कर रहा था, जिसे गिरमिटिया मजदूर प्रथा भी कहते हैं। बाप रे, धर्म का चोला ओढ़कर इतना बड़ा व्यापार। हाँ, और महिलाओं को इसमें सबसे आसान शिकार माना जाता था। और फिर ये जहाज पहुंचता है मॉरिशस और वहां उतरते ही एक बहुत ही रोमांचक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। गौरा की मुलाकात अचानक मंगरू से हो जाती है। बिल्कुल। मंगरू अब वहां यात्रियों के नाम रजिस्टर में लिखने का काम कर रहा है। वो गौरा को वहां देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है और तब वो बताता है कि उसे भी उसी बूढ़े ब्राह्मण ने 7 साल पहले धोखा देकर यहां फंसाया था। ये एक ऐसा सच है जो सारे भ्रम तोड़ देता है। दोनों ही उस क्रूर व्यवस्था के शिकार थे। लेकिन वहां मॉरिशस का यथार्थ तो और भी ज्यादा क्रूर था। मजदूरी के नाम पर महिलाओं का सरेआम बंटवारा हो रहा था। 2 आदमी आते हैं और गौरा और उसकी उस विधवा सहेली को आपस में बांटने की बात करने लगते हैं, जैसा वो कोई सामान हो। बिल्कुल। और जब मंगरू इसका विरोध करता है तो एक अंग्रेज एजेंट, जिसे वो जॉइंट साहब कहते थे, वहां आ धमकता है। वो गौरा को देखता है और सीधे अपनी कोठी पर भेजने का हुक्म दे देता है। मुझे ये पढ़ते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। और आना भी चाहिए। ये दृश्य औपनिवेशिक शोषण यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की चरम सीमा को दर्शाता है। मंगरू मदद के लिए वहां खड़े एक हिंदुस्तानी सिपाही नब्बी से भी गुहार लगाता है। हाँ, नब्बी। लेकिन वो भी साहब के डर से साफ मना कर देता है। सत्ता और ताकत के आगे इंसानियत पूरी तरह हार जाती है। मंगरू साहब के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो अंग्रेज अफसर उल्टा उसे 100 कोड़े मारने का हुक्म दे देता है। अरे बाप रे, 100 कोड़े! हाँ,
वो भागकर साहब के बंगले में कूद पड़ती है। वो मंगरू को बचाने के लिए साहब के पास उसी के कमरे में रुकने की शर्त मान लेती है। वो अपना बहुत बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाती है। और यहीं पर कहानी अपने सबसे असाधारण और मनोवैज्ञानिक हिस्से में प्रवेश करती है। स्रोतों में इस दृश्य को बहुत ही विशेष माना गया है, जिसे हम द मदर मैरी सीन कह सकते हैं। हाँ, वो तस्वीर वाला हिस्सा। बिल्कुल। गौरा उस गोरे साहब के कमरे में ईसा मसीह की माँ मरियम की एक तस्वीर टंगी देखती है। वो पूछती है, क्या ये तुम्हारी माँ है? और फिर वो उस अंग्रेज अफसर को उसी की गरीब माँ की याद दिलाकर मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल परास्त कर देती है। वो कहती है ना कि तुम्हारी माँ तो दया की देवी जैसी थी, तो उसका बेटा इतना क्रूर कैसे हो सकता है? एकदम सही। और ये सुनकर सोची, वो अंग्रेज एजेंट जो थोड़ी देर पहले किसी की जान ले रहा था, वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो तुरंत मंगरू को अस्पताल भेज देता है। ये उस स्त्री की बिना किसी हथियार के लड़ी गई बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। सच में ये बहुत पावरफुल था। लेकिन काश कहानी यहीं खत्म हो जाती। इसके बाद जो अस्पताल का दृश्य आता है ना, वो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। 4 दिन बाद जब मंगरू अस्पताल में आंखें खोलता है, तो गौरा उसके सिरहाने बैठी होती है और मंगरू खुश होने या एहसान मानने के बजाय उसे ताना मारता है। वो कहता है, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है? मतलब मुझे तो इतनी निराशा और इतना गुस्सा आया। गौरा ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया उसे बचाने के लिए, और वो उसके चरित्र पर शक कर रहा है। देखिए, यहीं पर हमें प्रेमचंद की यथार्थवादिता या रियलिज्म समझ आता है। वो कोई परिकथा नहीं लिख रहे थे। हाँ, सच है। मंगरू का जो पुरुषवादी अहंकार था, उसका पेट्रियार्कल ईगो, वो उसके प्रेम से बहुत बड़ा हो गया। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने उसकी जान बचाई है, और वो भी एक शक्तिशाली अंग्रेज के कमरे में रहकर। भले ही गौरा पूरी तरह से पवित्र थी, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच उस आदमी के दिमाग में इतना जहर भर चुकी थी कि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया। और यही बात गौरा को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। जिस प्यार के लिए वो वहां तक पहुंची, उसी ने उसे नकार दिया। इस तिरस्कार से टूटकर गौरा आधी रात को निकलती है और गहरी नदी में कूद जाती है। पानी में उसके गिरने की छपाक की आवाज सुनकर मंगरू का भी वो झूठा अहंकार टूटता है और वो भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद जाता है। अंततः सुबह दोनों की लाशें नदी में तैरती मिलती हैं। मतलब जो जीते जी कभी एक नहीं हो सके, मौत ने उन्हें मिला दिया। बिल्कुल। और इसलिए अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो शूद्रा केवल एक दुखांत प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दिखाता है कि कैसे समाज की झूठी मर्यादाएं, जातिवाद का जहर और औपनिवेशिक गुलामी, ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलकर एक इंसान को और खासकर एक स्त्री को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। एकदम सही कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। अगर हम गहराई से सोचें, गौरा और मंगरू ने तो समाज के बनाए नियमों और उस पुरुष अहंकार की कीमत अपनी जान देकर चुका दी। लेकिन जरा एक पल के लिए उस बूढ़े ब्राह्मण के बारे में सोचिए। वो दलाल। हाँ, जिसने धर्म का चोला ओढ़कर इन बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेला। क्या उस औपनिवेशिक व्यवस्था में ऐसे दलालों को कभी कोई सजा मिली होगी, या व्यवस्था हमेशा उन्हें ही कुचलती है जो पहले से हाशिए पर खड़े हैं, और ऐसे दलाल साफ बच निकलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बहुत ही विचारोत्तेजक और बेचैन करने वाला सवाल है ये। क्या वाकई में मुख्य गुनहगारों को कभी कोई सजा मिलती है? खैर, आज की हमारी इस डीप डाइव में इतना ही। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण ने आपको भी प्रेमचंद के साहित्य और हमारे इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। अगली चर्चा तक के लिए विदा लेते हैं।